काफ़ी समय हो गया जब आप एबीपी के मंच पे आए हैं। हालांकि आप अक्सर हमारे लिए वक्त निकालते रहते हैं। दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। एंड बताना चाहूँगा कि पायलट साहब बिजी थे। केरल का प्रभार है इनके पास। पायलट साहब वहाँ पर थे राहुल गांधी साहब के साथ, उसमें से समय निकाल करके यहाँ पर आए। पायलट साहब, आप सबको बता दूं जो यहाँ पर युवा बैठे हैं, यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, उम्र 26 साल थी। तो शायद मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट फेसेस हैं जिनके साथ हम इंडिया एट 2047 के बारे में बात कर सकते हैं सर। और पत्रकारिता से भी थोड़ी बहुत इनका लेन देन रहा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में कुछ समय आपने काम किया था। सेंट स्टीवेंस के प्रोडक्ट हैं। हालांकि मैं हमेशा हंस करके कहता हूँ दैट वाज ऑलवेज द रॉन्ग कॉलेज, हिंदू वाज ऑलवेज द बेस्ट। पायलट साहब, आपसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाऊँ उसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एज पर आवर एजेंडा इंडिया 2047, आपको क्या लगता है भारत को और आगे बढ़ाने में, जो विकसित भारत का सपना हम देखते हैं, आज के इस युवा का आपको क्या लगता है किस तरह की भूमिका होनी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान एक नौजवान देश है, लेकिन एक प्राचीन पहचान हमारी है। तो भारत जो 47 के बाद से हमने देखा, आप याद करेंगे तो जब देश आज़ाद हुआ था बहुत कठिन परिस्थितियां थीं। उसके बाद हमारे आसपास का भूगोल बदला, हम लोग एक नई दिशा की तरफ बढ़े। और ये बात सच है कि जब देश 100 साल का होगा तो ये मेरे दृष्टि से आशीष लगता है मुझे कि हमारे पास जो अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि हम लोग एक नौजवान मुल्क हैं, बड़ा फ़ख्र हम लोगों को है। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो विंडो है, ये 20-22 साल की है। क्योंकि आज से 2 दशक के बाद जो आज नौजवान हैं वो नौजवान नहीं रहेंगे, और जो समस्याएं यूरोप के देशों को झेलनी पड़ रही हैं, जापान को झेलनी पड़ रही हैं, हमारे ऊपर भी आएंगी। हमारी उम्र बढ़ेगी तो हमारे लोगों के पास, नौजवानों के पास अगले 20-25 सालों में अपने आप को इतना सक्षम, समर्थ और कामयाब बनाना होगा कि हम आगे का एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर आगे बढ़ें। और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि भारत की जो प्रतिभाएं हैं, जो ऊर्जा है, जो शक्ति हमारे पास है, सब चीज़ हमारे पास है। लेकिन क्या हम उसका पोटेंशियल जो है उसको हम सही तरह टैप कर पा रहे हैं, ये एक सवाल बनता है। और अब तक हमने जो हासिल किया है वो सबके योगदान से किया है। इस देश में शुरुआत जहाँ हमने करी 47 से लेकर आज तक पहुँचे 75 साल में, हम लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। तो एक सुनहरा अवसर हम लोगों के पास है कि अगले 20-25 सालों के अंदर अपने युवा ताकत का, शक्ति का, क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशन का, एम्बिशन का हम लोग सही इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, दिशा चाहिए और एक नेतृत्व चाहिए। सामाजिक नेतृत्व चाहिए, पॉलिटिकल नेतृत्व चाहिए। और मुझे कोई संकोच नहीं है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को, और चुनौतियाँ बढ़ती रहेंगी दुनिया में और देश में। हम सोचेंगे पूरा विश्व हम लोगों को थपथपी देगा, हमको आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हमको चाहेंगे कि हम लोग आपस में टकराव पैदा हो, बिखराव पैदा हो, और ये सब एक रियलिटी है जिसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले साहब, आप कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म देना है, नेतृत्व देना होगा। मैं आज की बात कर लेता हूँ, आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। बीजेपी ने तो एकदम युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष दे दिया। 45 साल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके, 83 साल के आपके। ये कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं को जोड़ने में कहाँ कम रह जा रही है? और ये नेतृत्व आप कैसे देंगे जब, क्योंकि आपने सवाल पूछा है और आज आपने कहा कि बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं, मेरी पूरी शुभकामनाएं उनको हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल अपना शुरू कर रहे हैं। लेकिन आशीष जी, ये जो चयन हुआ है ये कहाँ से हुआ, किसने किया, किसका चुनाव हुआ, ये बहुत बड़ा एक रहस्य है। यंगर चेहरा तो चुना ना सर, चाहे जैसे चुना, वो ठीक बात, चाहे जैसे यही तो मोटिवेट करता है ना। नहीं, अब आपने हमारे अध्यक्ष जी के बारे में कहा, खरगे साहब के बारे में। वो पिछले 55 साल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, सांसद, विधायक, सब कुछ रहे। और हमारे पार्टी के अंदर चुनाव हुआ, शशि थरूर जी उनके खिलाफ लड़े, मैंने वोट डाला। देश की हर राजधानी में बैलेट बॉक्स पड़ा था, वहाँ जाके हमने वोट डाल के एक का चुनाव किया, और एक अनुभवी दलित नेता को हमने अपना अध्यक्ष माना है। और उनके साथ जो मैं उनका महासचिव हूँ, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो तुलना करना मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ सबके सामने हुआ। सर, मैं तो वक्त के डिमांड की बात कर रहा हूँ ना। आज के देखिए, आपने जैसे अभी कहा कि एक अनुभवी दलित चेहरा, ये मेरा अपना निजी मानना है कि हम कब तक इस कास्ट इक्वेशंस को बैलेंस करने के चक्कर में पड़े रहेंगे। क्यों ना कांग्रेस पार्टी भी वैसा कुछ सोचे। मैं आपको बताता हूँ,
मेरे जो पुराने यार दोस्त हैं पायलट साहब, वो आज भी मिलते हैं तो कहते हैं सचिन पायलट क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को लीड कर सकते? आपको कौन कहता है कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम नेतृत्व में नहीं कर रहा हूँ? मैं महासचिव हूँ। लेकिन आप सवाल पे आपने कहा कि कब तक आप बात करते रहेंगे दलित की, पिछड़े की, किसान की। तब तक आशीष जी, तब तक इस देश में एक सेंस ऑफ इक्वालिटी नहीं आती। मैं भी मानता हूँ कि हम सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन जो करोड़ों करोड़ लोग हैं जो आज मुख्य धारा में नहीं हैं, 140 करोड़ की आबादी है, ऐसे कितने लोग हैं जो आज सक्षम हैं, संपन्न हैं, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, उनको जब तक आप साथ लेकर नहीं चलेंगे तो 47 में जो हम सपना देखते हैं विकसित भारत का, वो अधूरा रह जाएगा। इतने बड़े क्षेत्र को, इतनी बड़ी आबादी को आप पीछे छोड़ देंगे और चंद गिने चुने लोग या एक तबका सिर्फ अगर आगे बढ़ता रहेगा तो ये क्या एक विकसित भारत होगा? पायलट साहब, इससे फिर आज का युवा कन्विंस क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि युवा भी सिर्फ एक तबके के नहीं है। किसान का बेटा भी युवा है, जो आज रिक्शा खींच रहा है, थड़ी लगा रहा है, उसके बच्चे भी तो हैं। तो हमको सबकी चिंता करनी पड़ेगी ना आशीष। ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग ये चमकीली बत्तियों में हैं या आपको लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है 10, 20, 50% बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बाकी आधी आबादी देश की है, अगर वो आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हमें उनकी फिक्र करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें हम आगे बढ़ेंगे और बाकी देश अपने आप चलता रहेगा। आप चिंता कर रहे हैं पायलट साहब, आपकी पार्टी चिंता कर रही है, लेकिन बिहार का युवा ये क्यों नहीं समझ रहा? महाराष्ट्र का युवा ये क्यों नहीं समझा? हरियाणा का युवा ये क्यों नहीं समझा? ऐसे कितने उदाहरण हैं। अभी बिहार को आप नहीं समझा पाए। आप ये कह रहे हैं कि एक चुनाव में हार जीत तय करेगी। एक नहीं सर, 4-5 का उदाहरण दे दिया आपने तो कहा ना, हम चुनाव हार जीत जो है वो देश का निर्णय तय करती है। मैं कहता हूँ हर चुनाव में जो हार जीत होती है उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरी जो अपनी सोच है कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। और जो युवाओं को मौका देना है तो सब तरह के युवा उसमें होने चाहिए, सिर्फ एक श्रेणी, एक वर्ग या एक भूगोल के नहीं होने चाहिए। इसमें क्या बुराई है? सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जो आज जिनके पास पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, नौकरियां नहीं है, उनकी चिंता कौन करेगा? सर ये बैरियर टूटेगा कैसे? मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखिए, ये जो युवा हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल करके अब वोट डालते हैं। इंडिया एक यूथ नेशन, आपके लीडर राहुल गांधी हर जगह जा करके उनको अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। इसमें मैजिक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो चलता जा रहा है, राहुल जी कन्विंस करने में कहीं ना कहीं फेल कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके मुताबिक ये बैरियर टूटेगा कैसे? कैसे आप युवाओं को वापस अपने साथ लेकर आपने फिर दोबारा कहा, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ 1 साल पहले, 1.5 साल पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे और हमारे भाजपा के साथी बोलते थे हम 300 पार, 400 पार, 500 पार करने वाले हैं। अंत में परिणाम जो आया, एनडीए का जो टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा में है वो 290 के आसपास है और 240 पे बीजेपी है। खंडित जनादेश था, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। और जिस कांग्रेस पार्टी को आप सोचते थे कि ये कुछ ख़त्म हो जाएंगे या भाजपा चाहती है कि ये कांग्रेस युक्त भारत बन जाए, इंडिया अलायंस का जो संख्या बल है वो 232 है। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आप दिखाएं कुछ भी, पिक्चराइज कुछ भी करें, हकीकत ये है कि देश में काफ़ी संख्या में लोगों ने इस बार सचेत किया सत्ताधारी दल को कि ये बहुमत देने का मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करें, आप संवाद ना करें, डिबेट ना करें, डिस्कस ना करें, आप 150 सांसदों को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दें, आप नए नए नियम बनाएं जो जनता से संवाद किए बिना बनाए जा रहे हैं, जो आप किसान के खिलाफ बनाते हैं। 1 मिनट, आप हार जीत देख रहे हैं ना, 2-3 चुनाव बीजेपी जीती है, लास्ट वाला चुनाव एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट था। मत भूलिए कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार दशकों तक चुनाव जीते हैं। तो चुनाव की हार जीत तय नहीं करती कि विचारधारा क्या है। मेरी जो सोच है, मेरी जो परिकल्पना है, उसको मैं बदल दूंगा एक हार के बाद, ऐसा नहीं हो सकता। सर आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लोकसभा में आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, तो वो फिर आगे पीक क्यों नहीं किया? उसके बाद आप असेंबली इलेक्शंस का मैंने आपको उदाहरण दिया। सब पीक करेगा आशीष, समय समय की बात है, इतना आप अच्छा इतना विचलित मत होइएगा। अगर मैं चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन जो मेरा कमिटमेंट है, मेरी आइडियोलॉजी है, जिसको लेकर मैं पब्लिक सर्विस में आया हूँ, वो इश्यूज़ को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। और हम सवाल पूछेंगे विपक्ष का काम क्या है। और माफ़ कीजिए, लोकतंत्र में अगर सरकार इम्पॉर्टेंट है तो विपक्ष उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आज दुनिया में कितने देश हैं जहाँ लोग कहते हैं कि भारत का एग्जाम्पल देते हैं कि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। क्यों लोग एग्जाम्पल नहीं देते नेपाल का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का? क्यों? क्योंकि यहाँ पर संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस और विपक्ष हमेशा मजबूत रहे हैं। अब कोई कोशिश करे कि विपक्ष को दबा दो, कुचल दो, बोलने मत दो, आवाज़ बंद कर दो, छापे डाल दो, जेल में डाल दो, केस कर दो, ईडी भेज दो, तो आपको लगता है विपक्ष मजबूत होगा उससे? पायलट साहब, आपकी बातों से ना आपके व्यूज़ बहुत स्ट्रांग हैं, आप कन्विंस्ड हैं और आपकी बात से लगता है कि आप दोबारा से युवा का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लोग जानते हैं कब कंफ्यूज्ड होते हैं, जब आपके सीनियर
लीडर्स जैसे दिग्विजय सिंह जी, उनको आरएसएस में संगठन की वो मजबूती दिखती है जो कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। इसको कैसे आप डिफेंड करें? अगर किसी युवा कैसे किसी विरोधी में अगर किसी व्यक्ति को कुछ दिखता भी है तो उसमें बुराई क्या है? हमारी पार्टी में कम से कम बोलते तो हैं हम लोग, असहमति भी होती है, कभी कभी चर्चा भी होती है, हम एक दूसरे से 100% सहमत भी नहीं होते, लेकिन एक हेल्दी डेमोक्रेसी में एक नेशनल पार्टी के अंदर अलग अलग व्यूज़ आने चाहिए। उसको हर कोई मान ले ऐसा नहीं है। हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारी वर्किंग कमेटी मीटिंग होती है, हम सब बैठते हैं, मैं महासचिव पार्टी का हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे बातों से पूरी तरह सहमत नहीं होंगे, लेकिन अंत में जो पार्टी का निर्णय हो जाता है फिर सब उस पर टिक रहते सर, हैं। लेकिन अगर आप संघ के ढांचे की तारीफ करेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं कि संघ ठीक है ना, संघ की तो संस्था है ना भारतीय जनता पार्टी, तो वो तो ऑलरेडी है, हम उसको वोट डाल रहे हैं। आप कैसे कन्विंस करोगे कि हमारे पास आओ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। संघ की बात आप कर रहे हैं, वो तो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पीछे से सारा कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो एक पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनका तो खाता कहाँ है पता ही किसी को नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी के अंदर आप विवाद पैदा करना चाहो, किसी को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहो, बना सकते हो, लेकिन जो सत्ताधारी दल है वहाँ कितने लोग बोल सकते हैं, कितनों को छूट है? क्या सारे अभी 3 काले कानून बने थे किसानों के खिलाफ, क्या पूरी भाजपा की पार्टी उसे सहमत थी? अभी आपने इलेक्शन कमिश्नर जो है, आपने आजीवन छूट दे दी है उनको, आप पे कोई मुकदमा ही नहीं चलेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन का चुनाव कैसे होता है? पहले नेता प्रतिपक्ष थे, प्रधानमंत्री थे और चीफ जस्टिस थे, आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया, गृह मंत्री को डाल दिया। किसने कहा डालने के लिए? आपने कांग्रेस पार्टी के खाते चुनाव से पहले सीज कर दिए, किसने कहा करने के लिए? तो सारी भाजपा इन निर्णयों से सहमत नहीं है, लेकिन बोलने की हिम्मत क्यों करता नहीं है? सर ये बताइए कि आपकी पार्टी में बोलने की हिम्मत, आपकी पार्टी में बोलने की आज़ादी है। सचिन पायलट ने भी बोला, ये सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहता था। मुझे ये बताएं आप सर कि छत्तीसगढ़ के आप प्रभारी, केरल आप देख रहे हैं, ऐसा क्यों संभव नहीं हो पा रहा है कांग्रेस पार्टी में कि राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंप दी जाए? मैं राजस्थान का अध्यक्ष रहा 6.5 साल तक पार्टी का। अरे भाई, और मैं सरकार में की काम बात किया। कर रहा हूँ। अब जब ऐसा है, जिस व्यक्ति को, जिस कार्यकर्ता को हमारी पार्टी में जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उसको पूरे मन से निभाता है। अब आने वाले समय में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे महासचिव बनाया गया है और हम लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी है अलग अलग राज्यों की, हम उसको काम कर रहे हैं। आपको रेजिलियंस और धैर्य का प्रतीक माना जाता है, सचिन पायलट का धैर्य टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मैं, जैसा आपने शुरू में कहा आशीष जी, मैं बहुत कम उम्र में मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं सांसद बन गया, मैं मंत्री बना, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा, मैं उप मुख्यमंत्री रहा, मैं केंद्र का मंत्री रहा, आज महासचिव हूँ। तो मुझे पिछले 20-25 सालों में बहुत मौके पार्टी ने दिए। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आने वाली पीढ़ी को एक हैंड होल्डिंग करूँ, उनको ताकत दूँ, मदद करूँ और अपने अनुभवों से बताऊँ कि ये ठीक है, ये गलत है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना ज़्यादा हो सके यंग लोगों को मौके दिए जाएँ, उनको लीडरशिप रोल्स में हम लोग लेकर आएँ। और मुझे फ़ख्र है कि ना सिर्फ राजस्थान में, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने कोशिश की है कि हम अपनी पार्टी से युवाओं को और जोड़ें। पायलट साहब, आपके साथ ना एक फ्लीट ऑफ यंग लीडर्स थे। आप थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, RPN सिंह थे, जितिन प्रसाद थे, मतलब मैं जाने कितने नाम लूँ, सब छोड़ छोड़ करके चले गए। मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ कि सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के तौर पे तो हर जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन जब वो बड़ा फैसला लेने का अपॉर्चुनिटी आती है, सचिन पायलट को पीछे कर दिया जाता है। आशीष जी, आपने जिन लोगों के नाम लिए वो सब हम सब साथ काम करते थे, आज वो दूसरे दल में गए हैं। अब उनका निर्णय सही था गलत था ये जनता तय करेगी। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो तकदीर में लिखा होता है उसे कोई छीन नहीं सकता और जो नहीं लिखा उसे कोई दे नहीं सकता। तो अपना कर्म करो, गीता में लिखा है, कर्म करो और आंख बंद करके करते रहो और उसमें जो संतोष मिलता है कहीं नहीं मिलता। बाकी बदपोस्ट तो बहुत आए चले जाते हैं, लेकिन लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में अपने काम से, अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से आप अगर एक छाप छोड़ते हो, सबसे बड़ी पूंजी तो वो है। वो कमाई करने के लिए लोगों को काम करना चाहिए। तो आपको सुकून ज़्यादा कहाँ मिलता है, यहाँ दिल्ली की राजनीति केंद्र में, या अभी भी दिल धड़कता है CMR जयपुर, मैं विधायक हूँ राजस्थान से। जो जिन लोगों ने मुझे चुना है, मेरी पहली प्रायोरिटी तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे चुनकर विधानसभा में भेजा है। और बाकी मेरी पार्टी ने मुझे दायित्व दिया हुआ है, मैं हर प्रदेश में जहाँ मुझे काम देते हैं वहाँ जाता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र मेरा प्रदेश है और मुझे लगता है कि वहाँ मैं सबसे ज़्यादा ताकत दे सकता हूँ पार्टी को, तो मेरी प्राथमिकता वो रहेगी। लेकिन जो जिम्मेदारी मेरे पास दी है, अभी मुझे केरल में चुनाव देखने के लिए कहा गया है, वहाँ सरकार हम लोग बनाएंगे 2 महीने के बाद, तो वहाँ पर डट के काम करेंगे, पूरी टीम काम करेगी। मैं नहीं,
पूरी पार्टी के तमाम नेता जितने भी हैं, मिलकर काम करेंगे। तो समय समय के साथ जहाँ जहाँ काम दिया जाता है वहाँ काम करते हैं हम लोग। सर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, आपकी पद यात्रा निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा लगता है, मैं मध्य प्रदेश की आपको बात बताता हूँ, मध्य प्रदेश में कहा गया कि अक्यूट एंटी इनकम्बेंसी है, भारत जोड़ो यात्रा निश्चित है कि आपकी वापसी होगी, लेकिन कहीं पर भी आप लोग कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। क्या इंडिया अलायंस में राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी का क्राइसिस है? देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं हैं, वो एंटायर ऑपोजिशन के लीडर हैं और सबकी सहमति से उनको लीडर बनाया गया है। मैं बहुत ज़्यादा विवाद नहीं करना चाहता हूँ आशीष, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो प्रक्रिया चल रही है, जो SIR में हो रहा है, जो वोट चोरी के तथ्यात्मक प्रमाण राहुल गांधी जी ने सबके सामने रखे हैं, उनकी जांच तक आज नहीं कराई है। सर चुनाव एक सेकेंड, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जो डेटा वो उपलब्ध करा रहे हैं, कम से कम जांच करा लीजिए ना इलेक्शन कमीशन, और जांच में कुछ नहीं निकले तो मैं समझ सकता हूँ। आप जांच कराएंगे नहीं, आप झूठा आरोप लगाएं, आप कहीं एफिडेविट लिख के दो, तो जो प्रोसेस है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको आप खोखला कर कर शासन करना चाहते हैं, मैं उस रणनीति के खिलाफ हूँ। आप चुनाव लड़िए, हार जीत हो वो सर माथे पर है, लेकिन जो सिस्टम है, जो जुडिशरी है, जो इलेक्शन कमीशन है, जिन संस्थाओं को लेकर हम इतना गर्व करते हैं, 70 सालों से किया है, वो लगातार कमज़ोर अगर हो जाएंगे तो देश के लिए हित की बात नहीं है, पहली बात। और जो राहुल गांधी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वो मैं समझता हूँ आवाज़ उठाते हैं उन लोगों की जो आवाज़ अपनी ज़बरदस्त तरीके से नहीं बोल पाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। बट वोट में तो नजर नहीं आ रहा ना, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता। आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं जो लोगों की आवाज़ है और लोग निकल करके वोट नहीं डाल रहे? आशीष जी, जो आज बताओ, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो दलित उत्पीड़न उनका हो रहा है, जो शोषण जिनका हो रहा है, गरीबी से पिस रहे हैं, नौजवान पढ़े लिखे बेचारे भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको वादे किए थे 2-2 करोड़ नौकरी देने के, उन लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? अच्छा मुझे एक बात बताइए। अच्छा आप मुझे बताइए, आप अच्छा मैं पूछता हूँ आपसे, आप कह रहे हैं कि आप आवाज़ उठाते हैं, कोई सुनता नहीं, युवा जुड़ नहीं रहे, तो हम लोग आवाज़ उठानी बंद कर दें? नहीं हम विपक्ष नहीं, एक मिनट, आप चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप फिर कर ही क्यों रहे हो? आवाजें वो उठाए ना जिससे यूथ आपसे अरे कन्विंस्ड हो। सब चीज़ वोट के लिए तो नहीं होती है ना। अगर मुझे लगता है कि इस सरकार का निर्णय गलत है, मेरा अधिकार है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धर्म है, मैं उसको उठाऊं, मजबूती से उठाऊं। लेकिन सरकार का भी एक धर्म बनता है कि संविधान की रक्षा वो करें। वो विपक्ष के लोगों को जेल में डालकर, सिटिंग मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट कर कर, ईडी के छापे डलवा कर, कोर्ट फटकार लगाता है ईडी को कि ईडी का कन्विक्शन रेट 1% है, उसको पूरी तरह पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, और हम आवाज़ भी ना उठाएं तो ये देश के लिए घातक साबित होगा। आप हार जीत चुनाव की बात, चुनाव तो 100 चुनाव आएंगे, बात चुनाव की नहीं रह गई है, बात ये रह गई है जो प्रोसेस है, वोटर लिस्ट है, इलेक्शन कमीशन है, वो इंडिपेंडेंट तो रहे, वो न्यूट्रल तो रहे कम से कम। सर आपको क्या लगता है आज का जो युवा है, फिर से मैं कहना चाहूँगा, क्या वो ज़्यादा रील्स बनाने में फोकस्ड है? क्या उनको रिलीजियस ओवरटोन्स में बिजी किया जा रहा है? क्यों, फिर मैं कहना चाहूँगा, आपने इतनी बातें यहाँ पर गिना दी, इन सभी लाजमी बातों से वो कन्विंस होकर के आपको किसी स्टेट में वोट तो डाल नहीं रहे। फिर आपको तो लगता है कि अगर आप चुनाव नहीं जीत रहे हो, आपके सारे मुद्दे गौण हैं, आपकी विचारधारा बेकार है, आप उनका विश्वास कैसे जीतेंगे? ये आप कितने मैं बात से सहमत हूँ। जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था 10-20 साल पहले, आज वो नहीं है, मैं भी जानता हूँ इस बात को। तो हमें निश्चित रूप से हमारी पार्टी को और मजबूत करना है, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हम लोगों को अपने एजेंडा को और प्रचलित करना है, लोगों तक पहुँचना है, उस काम को कर रहे हैं और पूरी ताकत से कर रहे हैं। लेकिन मल्टीपल फोर्सेस काम करती हैं लगातार। और आपने कहा कि आज का युवा रील बना रहा है और सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम ज़ाहिर करता है। ये बात सच है कि सोशल मीडिया से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया है समाज के अंदर, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया है। तो हम लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, जब तक आप लोगों को सही दिशा नहीं दिखाएंगे, आप नौजवानों के दिलो दिमाग में जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे संस्कार हैं, वो सही मूल्य वहाँ तक नहीं बैठाएंगे, तब तक वो दिशा गलत पकड़ लेंगे। तो ये तो कंबाइंड एफर्ट होगा सब लोगों का, इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। आप तो क्या दिखाते हैं टेलीविज़न पे, लोग क्या रोज़ आपकी तस्वीरें देख के, खबरें देख के वो क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो कभी कभी हमें अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि हम लोग बड़ाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, और एक बात जो मुँह से निकल जाती है वापस नहीं आती है। तो युवाओं पे सही इंप्रेशन डालने के लिए, सही वैल्यू सिस्टम देने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। पायलट साहब, सब लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिन संज्ञाओं का आपके लिए इस्तेमाल किया गया था, निकम्मा, नकारा, इसको पायलट साहब पीछे छोड़ चुके हैं या इसको अपनी ऊर्जा बना करके पायलट आगे बढ़ेंगे?
अरे भाई, पुरानी बात हो गई है, आप फिर बार बार उसको उधेड़ना चाहते हो, उसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, जो समय निकल गया वापस आने वाला नहीं है। जो आने वाला कल है उसकी चिंता हमको करनी चाहिए। और मैंने हमेशा कहा कि राजनीति में, संवाद में, चाहे विरोधी हो समर्थक हो, अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर चयन करना चाहिए। और मैं हमेशा से करता आया हूँ। हर एक के लिए, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं उनका हम रिगार्ड करते हैं, और जो साथ भी काम करते हैं। गहलोत साहब से आपके विवाद जो थे वो खत्म हो गए? कोई विवाद नहीं है भाई, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। वो पूरी तरह पार्टी के लिए समर्पित हैं, उन्होंने 50 साल पार्टी के लिए लगा दिए हैं। हम भी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और हमारी पार्टी में अनुभव और जो युवा हैं, हम सब मिलकर एक ताकत बनकर काम अगर कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब होती है अगले विधानसभा में, तो सचिन पायलट होंगे अगले मुख्यमंत्री? विधान, पहले तो हमें असम जीतना है, तमिलनाडु जीतना है, राजस्थान का जवाब केरल दीजिए जीतना ना, है, चीफ और मिनिस्टर या 28 में केंद्र? चुनाव होगा। सर, 28 में। अगला और चीफ- मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको कि मुझसे पूछ रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने इन 2 सालों में इतनी जल्दी अपने मैंडेट का जो एक विश्वास होता है वो खो दिया है कि वहाँ पर निश्चित रूप से 2028 में राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह हमारी सरकार एक बनने सवाल, वाली है। स्पेसिफिक सवाल का जवाब दिया। 28 में राजस्थान के मुख्यमंत्री या फिर यहाँ केंद्र में 27? मैं इतना कहना चाहता हूँ, 28 में सरकार राजस्थान में और 29 में सरकार केंद्र में। हाँ, 29, माफ कीजिएगा। नहीं, तो चीफ मिनिस्टर थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाइए ना। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं कह सकता। और मैं ये चाहता हूँ कि पहले मेरी पार्टी जीते, हम लोग और ताकतवर बने। सिर्फ अपने पार्टी के हित के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी मुझे देश की प्रायोरिटी- चिंता सर, भी आपकी है। प्रायोरिटी राजस्थान है या केंद्र? मेरी या प्रायोरिटी है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना मतलब और आप जवाब सरकार नहीं बनाना, और हम पार्टी की सरकार बनाएं, वो जरूरी है। कौन किस पद पर बैठेगा वो बात की बात अच्छा, है। क्विकली लास्ट 2 मिनट्स में मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर करना चाहता हूँ, आप इजाजत दें तो? ठीक है। हाँ ना बोलना है मेरे को। सोनिया गांधी या राहुल गांधी बेहतर लीडर कौन है? दोनों के अलग अलग दौर थे भाई। वो पहले अध्यक्ष थी, राहुल जी बाद में अध्यक्ष बेहतर रहे। कौन? दोनों बेहतर है। आई थिंक दोनों के अलग अलग क्वालिटीज हैं। दोनों, बोथ हैव बीन वेरी गुड। राहुल गांधी या खड़गे बेहतर कांग्रेस अध्यक्ष कौन? मैंने कहा ना, वो राहुल जी के बाद खड़गे जी बने हैं, उनका अलग अनुभव रहा है। तो सोनिया गांधी, Diplomatic एक मिनट, सोनिया गांधी अध्यक्ष रही, राहुल जी रहे, खड़गे जी हैं, कल कोई और बन सकता है। तो हर कांग्रेस प्रेसिडेंट का अपना एक तरीका होता है काम करने का, एंड दे ऑल एडेड टू द पार्टी। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा ज्यादा बोथ receptive कौन? आई वर्क विद बोथ ऑफ देम। वो महासचिव हैं, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो टीम के तहत दोनों काम करते हैं, मुझे लगता है। बस एक आखिरी सवाल, खड़गे या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा अगले पार्टी का अध्यक्ष कौन? हमारे यहाँ चुनाव होता है और खड़गे जी इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, और आप हमेशा मेरे को ये सोनिया जी, राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका जी के बारे में पूछ रहे हैं। आपको और कठिन सवाल पूछे ना हम मेरे को कि वहाँ अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी या योगी जी, या वहाँ का पूछे ना मेरे से आप बीजेपी के बारे में। वहाँ नहीं पूछ रहे हैं क्या होगा। असली घोल तो वहाँ पे आएगा, आगे वाले टाइम में क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पायलट साहब हमसे बात करने के लिए, इस Thank मंच you. पर आने के लिए, ग्रेस बढ़ाने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि पायलट साहब बहुत व्यस्त थे, Thank you. प्रभार इनके पास 2-2, 3-3 राज्यों के हैं, उसमें आपने समय निकाला, हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी लुक फॉरवर्ड, और उम्मीद करते हैं 2028 में आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे। थैंक यू सर, वेरी वेरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।